नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल को कम्प्लीटली बहुत अच्छे से एंड प्रैक्टिकल यूज़ के साथ सीखेंगे। एंड ये हमारा सर्टिफिकेट है, आप इसको भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हम आपको आगे बताएंगे कि आप इसको कैसे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्यूटर फंडामेंटल को सीखना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कंप्यूटर के फादर कौन है, या फिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, या फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। यदि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आप उनका आंसर नहीं दे पाते हैं, देन आपका जो सिलेक्शन है वो कभी भी एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं होने वाला है। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अभी हमारा ये जो वीडियो है ये अवेलेबल है और आप इसको देख रहे हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर बेसिक एंड फंडामेंटल की जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, एंड इसको हमने बहुत डिटेल में बताया है। कंप्यूटर के फादर भी बताए हैं, डायग्राम भी बताया है, फुल फॉर्म भी बताई है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सभी हमने इसमें बताई है। और ये भी बताया है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है, एंड हमने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर का जो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री, वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और कंप्यूटर के जो जनरेशन्स हैं वो भी बताए हैं, एंड कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है साइज के आधार पर, वो भी हमने बताया है। और इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं उनको भी हमने कवर किया है। और ये भी देखा है कि इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, और कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और कंप्यूटर की जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से देखा है। और साथ ही साथ कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट होती हैं उनको भी देखा है, और नंबर सिस्टम को भी देखा है, एंड कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म होते हैं उनको भी देखा है। एंड ये हमारे नोट्स हैं, ये आप देख लीजिए, जिसमें हमने इन सभी जानकारी को बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो इस वीडियो के लास्ट में ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी कई कई बार पूछे गए हैं। इनको भी हम देखेंगे, और ये जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एंड इनके जो आंसर हैं वो भी हमने आपको इसी वीडियो में बताए हैं। तो ओवरऑल ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, देन कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड हमारे ये जो टॉपिक्स हैं इनके हमने अलग से सेपरेट वीडियो भी बना रखे हैं, जैसे कि इस टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो है, इसी तरह इस टॉपिक का दूसरा सेपरेट वीडियो है, और इसी तरह इसके नीचे ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी के एक एक अलग अलग सेपरेट वीडियो है। यदि आपको एक एक वीडियो देखना है तो उन सभी वीडियोस का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी के जो टाइम स्टैम्प है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जिस भी टॉपिक के आगे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट उसी टॉपिक पर इसी वीडियो में पहुंच जाओगे, एंड बहुत इजी है। तो अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की, कि यदि आपको फ्री में सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तो हमारा ये एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख लीजिए। बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाई सर्टिफिकेट, एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। और हमारे ये जो कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है, और हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है,
आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर एंड यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे और आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर और यदि आप हमारे यहाँ से फ्री में सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे किसी एक कोर्स में एडमिशन लेना होगा। एंड एडमिशन कैसे लेते हैं इसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में बहुत आसानी से एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर एंड इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर का डायग्राम भी देखेंगे और ये जो आपका कंप्यूटर है इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको थ्योरिकली बताऊंगा, जिससे कि यदि कभी कोई आपसे रिटर्न में पूछ लेता है कि कंप्यूटर क्या है तो आप उसको बहुत अच्छे से बता सकें। एंड ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीखने वाले हैं। और अगर आपको हमारे इन नोट्स को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर्स आर मशीन्स दैट परफॉर्म टास्क और कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। यानी कि आपके ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये मशीन्स हैं जो कि टास्क और कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स, यानी कि इंस्ट्रक्शंस के आधार पर टास्क यानी काम को करने वाली ये जो मशीन्स हैं इन्हीं को कंप्यूटर कहते हैं। फिर है द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s, यानी कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे वो पहली बार 1940 में आए थे। वर यूज मशीन्स दैट रिक्वायर टीम्स ऑफ पीपल टू ऑपरेट। यूज माने होता है आकार में बड़े होना, तो वो जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही बड़ी मशीन्स थी। दैट रिक्वायर टीम्स ऑफ पीपल, रिक्वायर्ड मीन्स होता है आवश्यकता, जिनको ऑपरेट करने के लिए आवश्यकता होती थी कई लोगों की टीम्स की। एंड कंपेयर टू दोज अर्ली मशीन्स टुडेज कंप्यूटर आर अमेजिंग, यानी कि ये जो पहले वाले कंप्यूटर थे इनके कंपैरिजन में जो टुडेज कंप्यूटर हैं, जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं वो अमेजिंग है। नॉट ओनली आर दे थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर, ना ही वो हजारों गुना तेज हैं, बल्कि दे कैन फिट ऑन योर डेस्क, यानी कि ये जो कंप्यूटर है ये आपकी डेस्क यानी कि टेबल पर भी आ सकते हैं, लैप यानी कि गोदी में भी आ सकते हैं, जो लैपटॉप होते हैं वो आपकी लैप में भी आ सकते हैं, इवन इन योर पॉकेट, और आपके पॉकेट में भी आ सकते हैं। हाँ, कुछ पाम टॉप्स होते हैं जिनको आप जो अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा पाम टॉप्स को। एंड यही हमारी इसकी जो है डेफिनेशन थी कंप्यूटर की। एंड मैं दोबारा आपको इसको समराइज करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए कंप्यूटर्स आपके क्या हैं? कंप्यूटर्स आपकी वो मशीन्स हैं जो कि टास्क को करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस इनको दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। और जो फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे वो आपके 1940s में आए थे, जो कि आकार में बहुत बड़ी मशीन्स थी, जिनको कई लोगों की टीम्स की आवश्यकता होती थी ऑपरेट करने के लिए। कंपेयर टू दोज अर्ली मशीन्स, उन पहले वाले कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में जो टुडेज कंप्यूटर हैं ये अमेजिंग है। ये ना ही थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर काम करते हैं, बल्कि ये जो है आपके डेस्क पर भी आ सकते हैं, आपके लैब में भी एंड आपके पॉकेट में भी। और इसी तरह ये मैंने इसकी एक और छोटी सी डेफिनेशन लिखकर रखी है, आप इसको भी देख लीजिए। कंप्यूटर्स क्या हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड, अरेंज इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अपने अंदर रोक कर रख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं,
इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं एंड उसको अरेंज भी कर सकते हैं। कैलकुलेट अमाउंट एंड कंट्रोल अदर मशीन्स, जो कि कैलकुलेट भी कर सकते हैं अमाउंट को, और जो अदर मशीन्स होती हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हैं आपके कंप्यूटर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं। फिर है हमारा मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्यूटर, यानी कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, द वर्ड कंप्यूटर इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि ये जो आपका कंप्यूटर वर्ड है इसको एक लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से लिया गया है। ये जो कंप्यूटरे है इसका मतलब होता है लैटिन भाषा में कैलकुलेट करना। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है इसका क्या मतलब है। फिर देखते हैं कि कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये जो व्यक्ति है चार्ल्स बेबेज, इसी को जो है कंप्यूटर के फादर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हमने जो है ये कंप्यूटर का एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। आपका ये कंप्यूटर क्या होता है, ये जो मॉनिटर है ये चीज, देन कीबोर्ड यानी कि ये चीज, सिस्टम यूनिट, माउस यानी कि ये, स्कैनर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, लाइट पेन, कैमरा, इन सभी को मिलाकर जो आपका बनता है वो आपका कंप्यूटर होता है। बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। सी मीन्स होता है कॉमन, ओ मीन्स ऑपरेटिंग, एम मीन्स मशीन, पी मीन्स पर्पसली, यू मीन्स यूज्ड फॉर, टी मीन्स टेक्नोलॉजिकल, ई मीन्स एजुकेशन, आर मीन्स रिसर्च, यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशन, रिसर्चेस। तो ये जो है आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आज का टॉपिक है हाउ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। और इसमें हम देखेंगे कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और आईपीओ साइकिल क्या होता है। और ये हमारे नोट्स हैं। यदि आपको इनको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आधे पेज का ये टॉपिक है, जिसको हम बहुत अच्छे से आज के इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो ये जानने से पहले कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, हमको ये जानना होगा कि इनपुट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने इनपुट के बारे में लिख कर रखा है। इनपुट इज रॉ इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, यानी कि आपका ये जो इनपुट होता है ये रॉ इंफॉर्मेशन होती है जिसको एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। एंड इनपुट डिवाइस हम जो है आगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो है वो डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम जो है कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस। एंड इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, इमेजेस एटसेट्रा। एंड ये जो इनपुट होता है ये क्या होता है आपका, ये कलेक्शन होता है लेटर्स का, नंबर्स का एंड इमेजेस का। एंड इसके नीचे ये कुछ इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कीबोर्ड, स्कैनर, माइक, माउस, ये सभी आपके जो है इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ प्रैक्टिकली कि इनपुट क्या है। तो देखिए, जैसे कि ये जो हमारा क्रोम है ये हमने ओपन किया और मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा www.lordbuddhacomputeracademy.com। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये देख लीजिए, यही हमारा इनपुट है। एंड मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि इनपुट क्या होता है, ये जो है आपका कलेक्शन होता है लेटर्स का, नंबर्स का और इमेजेस का। तो ये जो है यहाँ पर सिर्फ लेटर्स का कलेक्शन है जो कि हमारा इनपुट है। अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा इनपुट है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है आपका इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर। यानी कि ये जो प्रोसेसिंग होती है ये आपका उन एक्शंस का सीक्वेंस होता है जो कि कंप्यूटर द्वारा लिए जाते हैं
किसी भी रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इंफॉर्मेशन इन द सेंस वो चीज जो कि यूजर के लिए मीनिंगफुल है। यूजर कौन? यूजर आप और हम जो कि कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। इट कैन बी कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। एंड प्रोसेसिंग क्या है? ये आपका कैलकुलेशन हो सकता है, किन्हीं दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है जो कि कंप्यूटर द्वारा किया गया हो, और ये कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो कि कंप्यूटर ने लिया है। तो यही आपका प्रोसेसिंग होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली और ज़्यादा अच्छे से बता दूंगा। अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लीजिए। फिर है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज द प्रोसेस्ड डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। यानी कि जो आपका आउटपुट होता है वो एक प्रोसेस्ड डेटा होता है जो कि कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है प्रोसेसिंग करने के बाद। आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट। एंड ये जो आपका आउटपुट होता है इसी को हम जो है रिजल्ट भी कहते हैं। एंड वी कैन सेव दीज रिजल्ट्स इन द स्टोरेज डिवाइसेस फॉर फ्यूचर यूजेस। यानी कि हम इस रिजल्ट को सेव भी कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर फ्यूचर यूज के लिए। तो बहुत इजी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब मैं जो है आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या है। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ पर लिखा था www.lordbuddhacomputeracademy.com, तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा इनपुट। ठीक, अब मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करूंगा तो क्या होगा? ये जो हमारी रॉ इंफॉर्मेशन है यानी कि इनपुट, ये यहाँ पर प्रोसेस होगी। यानी कि ये जो है इनपुट का प्रोसेसिंग होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख के भी रखा है, इनपुट देन प्रोसेसिंग। ठीक, तो देखिए ये मैंने एंटर की को प्रेस किया और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई और हमारा जो रिजल्ट है यानी कि आउटकम वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ये देख लीजिए, यही हमारा क्या है? यही हमारा आउटपुट है। कौन सा आउटपुट? जो कि हमने अभी अभी पढ़ा था, ये वाला आउटपुट। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनपुट होता है रॉ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग होती है जो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट होता है रिजल्ट जो कि कंप्यूटर हमको देता है। तो ये हमारा रिजल्ट है जो कि हमारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। एंड यहाँ पर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये जो हमारा आउटपुट आया है इसको हम कैसे देख पा रहे हैं? इसको हम जो है अपनी स्क्रीन पर यानी कि अपने मॉनिटर पर देख रहे हैं। तो जिस तरह हमारे पास इनपुट को एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसी तरह आउटपुट को देखने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर एटसेट्रा। एंड इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख कर भी रखा है, ये आप देख लीजिए। ये आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा। फिर है हमारा आईपीओ साइकिल प्रोसेस। ये क्या होता है? आई मीन्स होता है इनपुट, पी मीन्स होता है प्रोसेस और ओ मीन्स होता है आउटपुट। यानी कि ये जो इनपुट है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इन्हीं को मिलाकर बनता है आईपीओ साइकिल प्रोसेस। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? जब भी हमको कंप्यूटर से कुछ जानकारी चाहिए होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इनपुट को एंटर करते हैं, यानी कि जो भी हमको चाहिए वो कंप्यूटर को बताते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जो है हमको आउटपुट देता है। देन उस आउटपुट को हम जो है समझते हैं और हमारा जो काम है वो हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इनपुट का एंटर करना, देन कंप्यूटर का उसको प्रोसेस करना और जो है आउटपुट को निकल के आना, तो ये जो है बार बार होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं आईपीओ साइकिल प्रोसेस, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल प्रोसेस। तो बहुत इजी है। एंड यही चीज हमने यहाँ पर लिख के रखी है नीचे। व्हेन वी एंटर डेटा एज इनपुट इनटू द कंप्यूटर, देन इट फॉरवर्ड्स द इनपुट डेटा टू द प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग एंड देन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन मीन्स आउटपुट। तो इसका क्या मतलब है? जब भी हम इनपुट डेटा को अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? उस डेटा को फॉरवर्ड कर देता है, यानी कि आगे भेज देता है किसके पास? प्रोसेसर के पास। और प्रोसेसर क्या करता है? उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है। एंड प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो है इंफॉर्मेशन को यानी कि आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पर। तो यही हमारा आईपीओ साइकिल प्रोसेस होता है।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड यही हमारा आज का वीडियो था। और अगर आपको हमारे इन नोट्स को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। और यदि आपको जो है हमारा आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उनके आंसर आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में हमको दे के जाइए, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो पहला सवाल है कि आपको जो है इनपुट का एक एग्जाम्पल नीचे कमेंट में लिखना है। दूसरा है आपको जो है एक आउटपुट का एग्जाम्पल लिखना है। और तीसरा सवाल है कि आपको जो है आईपीओ साइकिल की जो है फुल फॉर्म लिखनी है कि ये जो आईपीओ है इसका क्या मतलब है। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताओं को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं होती हैं, बट हमने यहाँ पर जो इसकी मुख्य विशेषताएं उनको ही लिख कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले हमने लिख के रखा है स्पीड। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्यूटर वर्क्स मोर फास्टर देन ह्यूमन सच एज कैलकुलेटिंग एंड ईमेल सेंडिंग एटसेट्रा। यानी कि ये जो है कंप्यूटर, इसकी एक विशेषता होती है जो कि है स्पीड, जिसकी वजह से ये इंसानों से भी तेजी से कार्य करता है, जैसे कि कैलकुलेशन करना और ईमेल भेजना इत्यादि के कार्य। फिर दूसरी विशेषता है एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर प्रोवाइड्स 100% एक्यूरेट रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, आपका ये जो कंप्यूटर होता है ये बिल्कुल 100% करेक्ट रिजल्ट आपको देता है, यानी कि ये कभी भी गलत रिजल्ट आपको नहीं देता है। फिर तीसरी विशेषता है डिलीगेंस। डिलीगेंस मीन्स होता है परिश्रम, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर कैन वर्क सेवरल आवर्स कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग। यानी कि आपका ये जो कंप्यूटर होता है ये कई घंटों तक लगातार कार्य कर सकता है बिना रुके। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है डिलीगेंस। फिर चौथी है मेमोरी, यानी कि द बेस्ट थिंग अबाउट अ कंप्यूटर इज दैट इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। यानी कि ये जो आपका कंप्यूटर है इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है स्टोर कर सकता है, ह्यूज माने बड़ी मात्रा में, इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी के अंदर। तो ये जो है इसकी चौथी विशेषता है। बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर पांचवी विशेषता है कम्युनिकेशन, यानी कि एनीवन कैन कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट मीन्स होता है वार्तालाप करना, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से, जो कि हैं मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स दैट यूजेस इंटरनेट सर्विस, जो कि इंटरनेट सर्विस के माध्यम से यूज किए जाते हैं। तो ये इसकी पांचवी विशेषता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है कंप्यूटर और मोबाइल्स के माध्यम से। तो यही इसकी विशेषता है। फिर छठवीं विशेषता है इजी टू यूज, यानी कि कंप्यूटर इज वेरी इजी टू यूज फॉर एवरीवन। इसका मतलब है कि ये जो कंप्यूटर होता है ये बहुत इजी है सभी के लिए यूज करना इसको, एंड इट कैन बी यूज्ड इन दीज सेक्टर्स। यानी कि ये जो आपका कंप्यूटर है इसको इन सेक्टर्स में यूज किया जा सकता है। जैसे कि एक है आपका ट्रेड, व्यापार में हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। फिर है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एजुकेशन में तो होता ही है, हम कर रहे हैं। रिसर्चेस में भी कंप्यूटर का यूज होता है। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी होता है, एंटरटेनमेंट में भी होता है, मेडिकल में भी होता है, पर्सनल यूज में भी लेते हैं कंप्यूटर को, एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। इसी तरह कंस्ट्रक्शंस, ऑफिसेस एंड कंपनीज में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। एंड हमारा आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है
और बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और आधा पेज लगभग ये है एंड एक से भी कम पेज लगभग ये है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास और एवोल्यूशन माने होता है विकास, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। तो ये जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन एफर्ट्स ऑफ मैन टू काउंट लार्ज नंबर्स, यानी कि कंप्यूटर का जो इतिहास है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है इंसानों के उन एफर्ट्स पर जो कि उनको बड़े नंबर्स को गिनने के लिए करना पड़ता था। जैसे कि दिस प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स जनरेटेड वेरियस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस, एंड ये जो प्रोसेस था यानी कि प्रक्रिया बड़े नंबर्स को गिनने की, इसने क्या किया? इसने कई प्रकार के न्यूमरेशन के सिस्टम को जन्म दिया, यानी कि जनरेट किया। जैसे कि बेबीलोनियल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ग्रीक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडिया सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एंड आउट ऑफ these द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हैज बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, यानी कि ये जो इंडिया का न्यूमरेशन का सिस्टम था इसको सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, यानी कि यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया। एंड द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स was completely based on those machines which could do mathematical calculations, एंड कंप्यूटर का जो इतिहास है वो पूरी तरह उन मशीन्स पर बेस्ड है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कर सकती थी। और अब देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग मशीन्स विच आर एज फॉलो, यानी कि कंप्यूटर का जो इतिहास है वो उन मशीन्स पर बेस्ड है जिनको हमने यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है। और यदि आपको इन नोट्स को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस वाली मशीन को जिसका नाम है एबेकस मशीन। ये क्या है? मेनी सेंचुरीज अगो, यानी कि कई शताब्दी पहले, व्हेन मैन स्टार्टेड टू काउंट द नंबर्स, जब व्यक्तियों ने स्टार्ट किया था नंबर्स को काउंट करना, देन ही थॉट ऑफ अ डिवाइस विच कैन काउंट द नंबर्स, जब उन्होंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा डिवाइस हो हमारे पास जो कि नंबर्स को काउंट कर सके। एंड दस केम द एग्जिस्टेंस ऑफ एबेकस, और उसी दौरान ये जो डिवाइस है एबेकस ये अस्तित्व में आया। इट वॉज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस विच वॉज डेवलप्ड इन चाइना मोर देन 3000 ईयर्स अगो, एंड ये जो है एबेकस ये ऐसा पहला डिवाइस था जिसको चाइना में लगभग 3000 साल पहले बनाया गया था काउंटिंग करने के लिए। एंड द नेम एबेकस was obtained from Greek word abex which means slab, एंड ये जो नेम है एबेकस इसको ग्रीक वर्ड एबेक्स से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्लैब। एंड दिस डिवाइस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम एंड बीट्स, एंड ये जो डिवाइस है आपका एबेकस इसमें बेसिकली क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप का लकड़ी का फ्रेम होता है और ये बीट्स होती हैं यानी कि मन के। फिर है इसमें the frame contains horizontal rods and the beads which have holes are passed through the rods, and ये जो फ्रेम है इसमें ये हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं, ये जो पाइप हैं, एंड इन पाइप में ये बीट्स हैं यानी कि गोलियां जिनके अंदर जो है होल हो रहा है एंड ये ऐसे पास हो रही हैं। ठीक, तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। देन काउंटिंग वॉज डन बाय मूविंग द बीट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द फ्रेम टू अदर, एंड एबेकस के अंदर जो काउंटिंग की जाती थी वो इन बीट्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाके की जाती थी। तो यही इसमें काउंटिंग करने का तरीका था और ये बहुत पुराना डिवाइस था, 3000 साल पहले का। तो पहले के लोग इसी तरह जो है काउंटिंग को किया करते थे। फिर है आपका नेपियर्स बोन, ये आपका दूसरा डिवाइस है एंड ये कुछ ऐसा दिखता था, ये इसकी इमेज है। ये क्या है? द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर built a mechanical device for the purpose of multiplication in 1617 AD, यानी कि ये जो है इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर्स इन्होंने एक मैकेनिकल डिवाइस को बनाया, किस लिए? मल्टीप्लिकेशन के पर्पस के लिए, एंड 1617 एडी में बनाया था और ये वो डिवाइस है एंड द डिवाइस वाज नोन एज नेपियर्स बोन्स।
और इस डिवाइस को इन्हीं के नाम पर जाना गया। इनका नाम था जॉन नेपियर्स और इनके द्वारा ये जो डिवाइस बनाया गया था इसको कहा जाता है नेपियर्स बॉन्स। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसमें बेसिकली मल्टीप्लिकेशन किया जाता था, जैसे कि 2 1 जा 2, यदि आप ऐसे देखेंगे 2 5 जा 10, इसी तरह 3 5 जा 15 एंड आप यहाँ पर देख लीजिए 2 2 जा 4। तो इस तरीके से इसके माध्यम से जो है पहले के टाइम में मल्टीप्लिकेशन किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारा स्लाइड रूल। द इंग्लिश मैथमेटिशियन एडमंड गल्टर डेवलप्ड द स्लाइड रूल, यानी कि ये जो स्लाइड रूल है इसको इन्होंने बनाया था इंग्लिश मैथमेटिशियन एडमंड गंटर ने। एंड दिस मशीन कुड परफॉर्म एंड दिस मशीन कुड परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशनल, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड ये जो मशीन थी ये ऐड कर सकती थी, यानी कि जोड़ सकती थी, सब्ट्रैक्ट कर सकती थी, यानी कि घटा भी सकती थी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकती थी। एंड इट वाज वाइडली यूज्ड इन यूरोप इन 16th सेंचुरी, और इसको जो है बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया गया 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर। फिर है हमारी फोर्थ मशीन जो कि है पास्कल्स मशीन। ब्लेस पास्कल developed a machine at the age of 19 that could perform add and subtract, यानी कि ये जो है ब्लेस पास्कल इन्होंने एक मशीन को डेवलप्ड किया 19 साल की आयु में, जो कि ऐड कर सकती थी और सब्ट्रैक्ट कर सकती थी, यानी कि जोड़ सकती थी और घटा सकती थी। एंड द मशीन कंसिस्ट्स ऑफ व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर्स। एंड ये जो मशीन है इसमें जो है व्हील्स होते थे, यानी कि पहिए, गियर्स भी होते थे एंड सिलेंडर्स भी होते थे। और इसका जो नाम है पास्कल्स मशीन, वो इसके जो डेवलपर हैं उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उनका नाम था ब्लेस पास्कल, इसीलिए उनकी मशीन को पास्कल्स मशीन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारी पांचवी और लास्ट मशीन जो कि है लेबनीज मशीन। द जर्मन फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लेबनिज built around 1673 a mechanical device that could operate, multiply and divide। एंड ये जो है गॉटफ्रीड लेबनिज, ये एक जर्मन के फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1673 ईस्वी में एक मैकेनिकल डिवाइस को बनाया जो कि मल्टीप्लाई कर सकता था और डिवाइड कर सकता था। एंड इनका ये जो डिवाइस है इसको इन्हीं के नाम से जाना जाता है। इनका नाम था गॉटफ्रीड लेबनिज एंड इसीलिए इस डिवाइस को लेबनीज मशीन कहा जाता है। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने सच में इस वीडियो को समझा है तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस को पूछ रहा हूँ, उनके जो आंसर है उसको आप नीचे कमेंट में बता जाइए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो एबेकस मशीन है इसका जो नाम है एबेकस, उसको किस भाषा से लिया गया था, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो न्यूमरेशन के सिस्टम कई सारे आए थे, इनमें से किस देश का न्यूमरेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइज एक्सेप्टेड किया गया था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो हमने आपको अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया है, एबेकस मशीन, नेपियर्स बॉन, स्लाइड रूल और पास्कल मशीन, तो आपको बताना है इन मशीन्स में से ऐसी कौन सी मशीन है जिसका नाम उसके डेवलपर के ऊपर नहीं है। ठीक, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। यदि पता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। एंड यही हमारा आज का वीडियो है। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा, यानी कि आपका ये जो कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को और डेटा को। एंड मैनिपुलेट मीन्स होता है ऑपरेट करना या फिर मैनेज करना।
इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस द डेटा। यानी कि कंप्यूटर के पास एबिलिटी है, एबिलिटी मीन्स क्षमता है डेटा को स्टोर करके रखने की, डेटा को रिट्राइव करने की, रिट्राइव मीन्स पुनः प्राप्त करना, एंड डेटा को प्रोसेस करने की। नाउडेज अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल, प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। यानी कि आजकल कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, ईमेल्स को भेजने के लिए, गेम्स खेलने के लिए एंड वेबसाइट को चलाने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस एंड इवन वीडियोस। यानी कि ये जो आपका कंप्यूटर है, इसके माध्यम से हम स्प्रेडशीट को, प्रेजेंटेशन को और वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। बट द इवेल्युएशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम started around 1946 with the first generation of computer and evolving ever since। यानी कि इवोल्यूशन मीन्स होता है विकसित होना या फिर विकास होना। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का तात्पर्य यहाँ पर कंप्यूटर से है। यानी कि कंप्यूटर का जो विकास है वो होना लगभग स्टार्ट हो गया था 1946 ईस्वी में विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहली जनरेशन के साथ, एंड एवॉल्विंग एवर सिंस, और अब तक इनका विकास होता जा रहा है। तो ये जो है बेसिक जानकारी थी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से लेकर अब तक 5 जनरेशन आ चुकी हैं। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं और देखते हैं फर्स्ट जनरेशन को। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वॉज फ्रॉम 1940 टू 1956। यानी कि ये जो फर्स्ट जनरेशन की ड्यूरेशन थी वो थी आपकी 1940 से 1956 तक। एंड द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू। यानी कि ये जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था मेमोरी के बेसिक कंपोनेंट की तरह, एंड सर्किटरी का यूज हुआ था सीपीयू की तरह। एंड ये सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड दीज ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड इंस्टॉलेशन यूज टू फ्यूज फ्रिक्वेंटली। यानी कि ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह थी जो कि बहुत ज़्यादा हीटों को प्रोड्यूस किया करती थी। एंड इन वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर एक इंस्टॉलेशन नाम का जो है कंपोनेंट हुआ करता था जो कि फ्रिक्वेंटली हीट के चलते फ्यूज होता रहता था। देयरफॉर दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वर एबल टू अफोर्ड इट। एंड ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, इसीलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी, बड़ी संस्थाएं, केवल वही इनको अफोर्ड कर सकती थी। एंड अब मैं आपको इसका कंक्लूजन दे देता हूँ कि ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनमें वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था मेमोरी के बेसिक कंपोनेंट की तरह, और सर्किटरी को यूज़ किया गया था सीपीयू की तरह। एंड ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे ये इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह थे जो कि बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस किया करते थे और जल्दी जल्दी फ्यूज होते रहते थे, इसीलिए ये बहुत महंगे रहते थे। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वही इन कंप्यूटर्स को अफोर्ड कर सकती थी। एंड अब मैं जो है आपको इनके फीचर्स भी बता देता हूँ। ये कुछ मेन फीचर्स हैं जैसे कि अनरिलायबल। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये अनरिलायबल थे, भरोसेमंद नहीं थे, कभी भी खराब हो जाया करते थे। वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगे रहते थे ये। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस किया करते थे। एंड स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एंड इनके जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस थे वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थे, यानी कि बहुत धीमे धीमे ये काम किया करते थे। यूज इन साइज, साइज में बहुत बड़े थे, ये आप देख सकते हैं पूरे एक हॉल में रखे हुए हैं। ठीक। नीड ऑफ एसी, इनको जो है एसी की आवश्यकता पड़ती थी। एंड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ये कंज्यूम भी किया करते थे। एंड ये कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी सेकेंड जनरेशन। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन
वॉज फ्रॉम 1956 टू 1963, यानी कि ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की ड्यूरेशन रही थी वो थी आपकी 1956 से 1963 तक। इन दिस जनरेशन transistors were used that were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable, and faster than first generation machines made of vacuum tube। यानी कि ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। ये आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, देख लीजिए, जो कि बहुत चीपर थे, यानी कि सस्ते थे। कंज्यूम्ड लेस पावर, कम पावर को कंज्यूम किया करते थे। मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, साइज में भी ये बहुत कॉम्पैक्ट थे। मोर रिलायबल, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा भरोसेमंद थे। एंड द फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन मशीन मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। एंड ये जो फर्स्ट जनरेशन की मशीन्स थी जो कि वैक्यूम ट्यूब से बनी थी, इनसे ज़्यादा तेजी से सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कार्य किया करते थे। एंड इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। एंड ये जो आपके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनमें मैग्नेटिक कोर को यूज किया गया था प्राइमरी मेमोरी की तरह, और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क को यूज किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह। एंड ये जो है कुछ मेन फीचर्स हैं सेकेंड जनरेशन के, इनको भी आप देख लीजिए। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था। देन रिलायबल इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा भरोसेमंद थे। स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये छोटे थे। जनरेटेड लेस हीट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, और जो है कम हीट को प्रोड्यूस किया करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। एंड जो है कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, और कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया करते थे फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से तेजी से कार्य किया करते थे। बट स्टिल वेरी कॉस्टली एंड एसी रिक्वायर्ड, बट अभी भी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर बहुत महंगे थे और अभी भी इनको रखने के लिए एसी की आवश्यकता पड़ती थी। एंड ये जो है कुछ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। इसके बाद थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन को हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इनके जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देके जाने हैं। जैसे कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी जो ड्यूरेशन थी, टाइमिंग ड्यूरेशन, वो क्या थी। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो आपके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें किस चीज़ का यूज़ हुआ था। और इसके लिए मैं आपको चार ऑप्शंस भी दे देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है कंडेंसर, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, और तीसरा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, और चौथा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज़ हुआ था। एंड दैट्स ऑल, ये दो क्वेश्चन ही बहुत हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम जो है फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। एंड ये जो है हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम जो है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थर्ड जनरेशन को। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1964 टू 1971। ये जो है थर्ड जनरेशन की ड्यूरेशन है। एंड द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको हम जो है आईसी कहते हैं शॉर्टकट में, इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यानी कि ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनमें जो है ट्रांजिस्टर्स की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। ये आपके इंटीग्रेटेड सर्किट हैं। एंड अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट हैज मेनी ट्रांजिस्टर्स
रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स अलोंग विद द एसोसिएटेड सर्किटरी। यानी कि आपका ये जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये वाले ट्रांजिस्टर्स जो कि हमने आपको पहले बताए थे। एंड ये जो रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स होते हैं, ये आपको पता होगा यदि आपने 10th एंड 12th में फिजिक्स को पढ़ा होगा तो, बिकॉज ये वहां पर हमको बहुत अच्छे से सिखाए जाते हैं, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर। एंड द आईसी वॉज, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इन्वेंटेड बाय जैक किलवाय। यानी कि ये जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका जो इन्वेंशन है वो जैक किलवाय ने किया था। एंड दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर इन साइज एंड रिलायबल एंड इफिशिएंट। एंड ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डेवलपमेंट हुआ था, इन्होंने कंप्यूटर को साइज में छोटा बना दिया था, रिलायबल यानी कि भरोसेमंद बना दिया था, और इफिशिएंट भी बना दिया था। एंड ये कुछ फीचर्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनमें जो है आईसी का यूज हुआ था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का, मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशंस। एंड ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा भरोसेमंद थे, यानी कि रिलायबल थे। जनरेटेड लेस हीट, बहुत कम हीट को जनरेट किया करते थे। स्मॉलर साइज, साइज में भी बहुत छोटे थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फास्टर, तेज भी थे। लेसर मेंटेनेंस, यानी कि इनका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता था वो भी कम था। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, एंड कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया करते थे। एंड ये जो है कुछ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, आप चाहें तो इन्हें याद भी कर सकते हैं, कभी कभार इनको पूछ लिया जाता है। फिर है हमारा फोर्थ जनरेशन, एंड इनकी जो टाइमिंग ड्यूरेशन थी वो थी 1971 से अब तक है। एंड इट यूजेस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है LSIC, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्ट ऑन अ सिलिकॉन चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। जिनको जो है एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर बनाया गया था और माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। यानी कि इसकी बात हो रही है, ये जो है LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, और इसको जो है एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर बनाया गया था। एंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इट इज पॉसिबल टू प्लेस कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU, ऑन सिंगल चिप। तो देखिए क्या हुआ था, ये जो आपके फोर्थ जनरेशन के जब कंप्यूटर्स आए थे, तो इनमें जो है LSIC का यूज हुआ था, जो कि साइज में बहुत छोटे थे, कुछ ऐसे दिखते थे। इसीलिए ये पॉसिबल हो सका कि कंप्यूटर का जो CPU होता है, आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, उसको एक सिंगल चिप में रख सकें। एंड ये जो बनकर आया था, तभी जो है आपके लैपटॉप वगैरह का इन्वेंशन हुआ था। एंड आपके जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उनको जो है माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहा जाने लगा। तो बहुत ईजी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेटर, यानी कि बाद में, LSIC वॉज रिप्लेस्ड बाय VLSIC, यानी कि ये जो था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको रिप्लेस कर दिया गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ। एंड द पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि PC, that you see in your home, school, shop, offices is the fourth generation computer। यानी कि जिन PCs को आप देखते हैं अपने घरों में, स्कूल्स में, दुकानों पर, ऑफिसेज में, वो आपके क्या है, वो आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। एंड ये जो हैं कुछ फीचर्स हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के, जैसे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, वेरी चीप, बहुत सस्ते थे, पोर्टेबल एंड रिलायबल, भरोसेमंद भी थे, यूज ऑफ पीसीज, पीसीज में इनका यूज हुआ, वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटे थे, नो एसी रिक्वायर्ड, इनको एसी की आवश्यकता नहीं होती थी, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एंड फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, उसी दौरान जो है इंटरनेट का कंसेप्ट भी इनमें इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। एंड ये जो है कुछ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी लास्ट जनरेशन, जो कि है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। एंड ये जो है डेवलपमेंट फेज है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को अभी भी तैयार किया जा रहा है। एंड द स्पीड इज एक्सट्रीमली हाई इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। एक्सट्रीम माने होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है,
एंड इट कैन परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग। एंड ये जो है पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर कैन वर्क सेवरल टास्क एट अ टाइम। सेवरल माने होता है कई, यानी कि कई कामों को एक ही समय पर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कर सकते हैं। एंड ये जो है कुछ मेन फीचर्स हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के, जैसे कि ULSIC टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का भी इनमें जो है डेवलपमेंट हुआ, एडवांस इन पैरेलल प्रोसेसिंग, ये पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। एंड ये कुछ फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जैसे कि डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सच में समझ में आया है तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट में दे के जाने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी टाइमिंग ड्यूरेशन क्या थी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देन दूसरा क्वेश्चन है कि LSI का फुल फॉर्म क्या है, और तीसरा क्वेश्चन है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। यदि आपको पता है तो इनके सवालों के जवाब नीचे कमेंट में दे के जाइए। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है समराइजेशन ऑफ ऑल जनरेशंस। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा समराइजेशन ऑफ ऑल जनरेशंस। यानी कि इससे पहले हमने ये जो 5 जनरेशन कंप्यूटर की पढ़ी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, उन पांचों ही जनरेशन का ये समराइज्ड वीडियो है, जिसमें हमने प्रत्येक जनरेशन की टाइम ड्यूरेशन एंड उसके अंदर किस डिवाइस का यूज हुआ था, ये यहाँ पर लिख कर रखा है। एंड मैं आपको बता दूं, जनरेशन से रिलेटेड यदि कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो दोनों यही हैं। बिकॉज जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम, यदि वहाँ पर जनरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो बेसिकली उसमें ये दो ही चीज़ पूछी जाती हैं। या तो आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछी जाती है कि फर्स्ट जनरेशन की टाइम ड्यूरेशन क्या है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में या फिर सेकेंड जनरेशन में किन डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। ठीक, तो ये दोनों ही चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट जनरेशन, जिसके अंदर जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था। एंड इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1940 से 1956 तक, यानी कि 1940 से 1956 तक। फिर ये जो है आपकी दूसरी जनरेशन है, यानी कि सेकंड जनरेशन। एंड इसके अंदर जो डिवाइस यूज हुआ था वो था आपका ट्रांजिस्टर। एंड इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 1956 से 1963। इसके बाद है थर्ड जनरेशन, एंड इसके अंदर यूज हुआ था IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड इसकी ड्यूरेशन है 1964 से 1971। बैक टू टॉपिक होते हैं और देखते हैं फोर्थ जनरेशन को, जिसके अंदर जो है LSIC एंड VLSIC का यूज हुआ था, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड इसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो थी 1971 से प्रेजेंट तक, यानी कि अब तक है। इसके बाद है आपकी लास्ट जनरेशन, जो कि है फिफ्थ जनरेशन। एंड इसके अंदर जिस डिवाइस का यूज हुआ था वो है आपका VLSIC। एंड ये जो है इसका डेवलपमेंट फेज चल रहा है। एंड यहाँ पर ये हमने जो है इन जनरेशन्स की इमेज यहाँ पर लगा के रखी है, जैसे कि ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ये आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ये आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, एंड ये फोर्थ जनरेशन का, और ये फिफ्थ जनरेशन का। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको समझ आया हो तो यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आपको उनके जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दे के जाने हैं, जिससे कि हम ये समझ सकें कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट जनरेशन की जो टाइमिंग है वो क्या है, यानी कि ड्यूरेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि थर्ड जनरेशन के अंदर किन डिवाइसेस का यूज हुआ था। और थर्ड क्वेश्चन है कि फोर्थ जनरेशन के अंदर किस डिवाइस का यूज हुआ था। एंड यही हमारा आज का वीडियो है। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम आज देखेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। एंड मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर को जो है 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि इसका एक पार्ट है माइक्रो कंप्यूटर, फिर है मिनी कंप्यूटर, इसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। और ये जो है माइक्रो कंप्यूटर, इसको भी 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि एक होता है आपका डेस्कटॉप, यानी कि ये, फिर होता है आपका लैपटॉप, यानी कि एंड ये होता है आपका पाम टॉप, यानी कि ये। एंड इन्हीं के बारे में हमने जो है नीचे बहुत डिटेल में लिख रखा है। जैसे कि ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, इसी तरह मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर को, यानी कि इसको। तो देखिए हमने क्या लिखा है, माइक्रो कंप्यूटर यानी कि these computers are very small in size and are used for the purpose of various simple tasks। यानी कि ये जो आपके कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं एंड इनका यूज किया जाता है वेरियस सिंपल टास्क के लिए। वेरियस माने होता है कई प्रकार के जो सिंपल टास्क होते हैं उनको करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। And these computers are used for school, home, personal use, etc. एंड ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं इनको यूज किया जाता है स्कूल्स में, घरों में एंड पर्सनल यूज में भी लिया जाता है इत्यादि। एंड ये जो माइक्रो कंप्यूटर हैं आर ऑफ 3 टाइप, 3 प्रकार के हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। ये आपके माइक्रो कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक है आपका डेस्कटॉप, यानी कि वो कंप्यूटर जिसको हम टेबल के ऊपर रखकर चलाते हैं, यानी कि डेस्क पर। फिर है आपका लैपटॉप, यानी कि वो कंप्यूटर जिसको हम अपने लैब पर रखकर चलाते हैं। लैब मीन्स होता है गोदी, जिसको हम गोदी में रखकर चलाते हैं उसको हम जो लैपटॉप कहते हैं। एंड फिर है आपका पाम टॉप, यानी कि वो कंप्यूटर जिसको हम जो है पाम पर रखकर चलाते हैं। पाम मीन्स होता है हाथ या फिर हथेली। एंड अगर आप चाहें तो इनकी इमेजेस भी देख सकते हैं। ये डेस्कटॉप है जिसको हम डेस्क पर रखकर चलाते हैं। ये आपका लैपटॉप है जिसको हम लैप पर रखकर चलाते हैं। ये आपका पाम टॉप है जिसको हम जो है पाम पर रखकर चलाते हैं। तो बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं और देखते हैं अगले कंप्यूटर को, जो कि है मिनी कंप्यूटर। द मिनी कंप्यूटर्स विच आर फास्टर एंड मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि ये जो मिनी कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा तेजी से कार्य करते हैं और ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक। एंड दीज आर यूज्ड फॉर पेरोल प्रिपरेशन, साइंटिफिक कंप्यूटेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क। यानी कि ये जो आपके मिनी कंप्यूटर्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है पेरोल प्रिपरेशन के लिए। ये क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनमें कई कई हजार लोग काम करते हैं, तो क्या होता है कभी वो जो है छुट्टी भी कर लेते हैं, कभी ओवर टाइम भी कर जाते हैं। तो जब उनको पे करने के लिए प्रिपरेशन की जाती है, यानी कि सैलरी को देने के लिए जो प्रिपरेशन की जाती है उसी को पेरोल प्रिपरेशन कहते हैं। एंड इन कंप्यूटर का तब यूज़ होता है। एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन में भी इनका यूज़ होता है, कॉलेजेस में भी होता है। जो यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी इन कंप्यूटर्स का यूज़ करती हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज भी, इंजीनियरिंग जो डिज़ाइन वर्क होता है वो भी इन्हीं कंप्यूटर के माध्यम से होता है। फिर है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखिए द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर। यानी कि ये जो है मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा तेज है, और ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर ये जो है मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। एंड इसके बारे में हमने लिखा है दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज इंडस्ट्रीज
बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक एंड एयरलाइन रिजर्वेशन एटसेट्रा। यानी कि ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनका यूज़ किया जाता है जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर, जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर, जो बिजनेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर, एंड बैंक और एयरलाइन जो रिजर्वेशन वाले होते हैं वो भी इन्हीं कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक। फिर है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर फास्टर एंड मोर पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी कि ये जो सुपर कंप्यूटर हैं, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, इनसे भी ज़्यादा तेजी से कार्य करते हैं और ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रॉकेट लॉन्चिंग, न्यूक्लियर एंड कंट्रोल टू द सैटेलाइट्स। यानी कि इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? जैसे कि जो मौसम विभाग वाले हमें बताते हैं कि इतने दिन में मानसून आ जाएगा, तो उसी को वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। और वो इन्हीं कंप्यूटर से पता लगाते हैं कि वेदर में, यानी कि ऊपर आसमान में क्या हो रहा है। फिर है आपका वेपन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखिए वेपन्स होते हैं आपके हथियार, ठीक है ना, जो गन वगैरह होते हैं, उनकी रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट के लिए भी इन्हीं कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए भी इन्हीं कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। एंड जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं वो भी इन्हीं कंप्यूटर्स के माध्यम से कंट्रोल की जाती हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताया है। यदि आपको सच में ये समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उनके जवाब आपको देने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए किस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर्स आपके वेरियस सिंपल टास्क के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि घरों में, स्कूलों में, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि जिस कंप्यूटर को हम टेबल पर रखकर चलाते हैं, यानी कि डेस्क पर, उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि आपका जो कंप्यूटर होता है जिसको हम अपनी लैप में, यानी कि गोदी में रख के चलाते हैं, तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो है। यदि आपको इन चारों सवालों के जवाब पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर दे के जाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, व अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा आज का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। एंड इसमें हम देखेंगे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, एंड वायरस क्या होता है। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा को। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा, एंड व्हेन वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, दिस इनपुट इज ऑल्सो नोन एज डेटा। यानी कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उन्हीं को हम जो है डेटा कहते हैं। और जो हमारा इनपुट होता है जिसको हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इनपुट भी हमारा एक तरीके का डेटा ही होता है। एंड अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। पहले ये समझ लीजिए जो कि है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। यानी कि जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसको हम जो है इंफॉर्मेशन कहते हैं। एंड व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड and displayed it as output, then this output is known as information। यानी कि जब डेटा आपका प्रोसेस हो जाता है और स्क्रीन पर आउटपुट की तरह डिस्प्ले हो जाता है, तो ये जो आपका आउटपुट होता है इसी को हम जो है इंफॉर्मेशन कहते हैं। एंड इंफॉर्मेशन में भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी, ऑडियो भी, एंड वीडियो भी। तो ये तो है हमारा थ्योरिकली। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा गूगल क्रोम है, यहाँ पर मैंने सर्च किया लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर अकेडमी। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर अकेडमी, ये हमारा क्या है? ये हमारा रॉ इन्फॉर्मेशन है। यानी कि हमने सिर्फ ऐसे ही कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर टाइप कर दिया है, इसीलिए ये जो है हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ रॉ इन्फॉर्मेशन है। एंड रॉ इन्फॉर्मेशन को ही डेटा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था,
रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर नोन एज डेटा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा डेटा है। एंड जब मैं एंटर की को प्रेस कर दूंगा और ये यहाँ पर प्रोसेस होकर हमको जो है दिखा देगा। अब ये जो है हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारा वेबसाइट यहाँ पर आ गया है। यानी कि अब ये हमारे लिए काम की चीज है, तो ये इंफॉर्मेशन है। बट पहले जो हमने टाइप किया था वो हमारा डेटा था। तो बेसिकली यही होता है आपका इंफॉर्मेशन और डेटा में अंतर। बहुत इजी आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ये टेक्स्ट की फॉर्म में भी होती है, इमेज, ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में भी होती है। तो आप देख लीजिए, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन आई है ये यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में आई है। यदि आप वीडियो पर क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो के फॉर्म में भी आ चुकी है, देख लीजिए। और इसी तरह यदि आप इमेज पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन इमेज के फॉर्म में भी दिखाई दे जाएगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड मैं आपको इसको रिलेट कर देता हूँ जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यदि आप हमारी इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो हमने आपको पढ़ाया था कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो आपका जो इनपुट होता है वही आपका डेटा होता है और जो आपका आउटपुट होता है वही आपका इंफॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं वायरस को। वायरस क्या होता है? अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड। यानी कि ये जो आपका कंप्यूटर वायरस होता है ये एक प्रोग्राम होता है या फिर एक कोड का पीस होता है दैट इज लोडेड इनटू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज, जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाता है आपकी नॉलेज के बिना या आपकी जानकारी के बिना। एंड रन्स अगेंस्ट योर विशेस, और आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, ये आपका वायरस होता है। एंड वायरस कैन ऑल्सो रिप्लीकेट देमसेल्फ, और ये जो वायरस होता है ये खुद ब खुद बढ़ता भी जाता है। तो यही आपका वायरस होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको डेटा, इंफॉर्मेशन एंड वायरस इसको बहुत अच्छे से बता दिया है। और अब हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस को। तो आपके इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? द डेटा दैट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। यानी कि जो डेटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है उसको हम जो है इनपुट कहते हैं। एंड दिस इनपुट रिक्वायर्ड सम डिवाइसेस टू एंटर इट। एंड ये जो इनपुट होता है इसको कंप्यूटर में एंटर करने के लिए हमको कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं इन्हीं को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। बहुत इजी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो भी प्रैक्टिकली और बता देंगे। एंड देन इनपुट डिवाइसेस आर ऑफ सेवरल टाइप्स सच एज कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। यानी कि ये जो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये सेवरल टाइप्स के होते हैं। सेवरल मीन्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा, ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्रोम है और यहाँ पर मैंने लिखा कार। तो ये जो मैंने कार लिखा है ये हमारा इनपुट है। एंड इसको मैंने जो है कीबोर्ड के माध्यम से लिखा है, तो कीबोर्ड हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। तो यही इनपुट डिवाइस होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये जो हमारा माउस है इससे भी हम कमांड देते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके सर्च करना, यहाँ पर क्लिक करके एक और टैब को लेके आना। तो ये जो माउस होता है ये भी हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है। तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक, इसके बाद है हमारा कीबोर्ड। यानी कि ये जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, इसी को हम जो डिटेल में जानेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। तो देखिए, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। यानी कि आपका ये जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है विच इज यूज टू एंटर एनी टेक्स्ट, नंबर, सिंबल इनटू द कंप्यूटर। यानी कि इस कीबोर्ड का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को, सिंबल को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। एंड कीबोर्ड इज द मेन पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। यानी कि
ये जो कीबोर्ड है ये मेन पार्ट है इनपुट डिवाइसेस का एंड कीबोर्ड इज डिजाइंड विद डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। और आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें कई प्रकार की कीज होती हैं यानी कि बटन्स, जो कि कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा, जैसे कि एस्केप की, बैक स्पेस की, ये सभी आपको पता होगा। चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं और देखते हैं अपने अगले इनपुट डिवाइस को, जो कि है माउस। माउस क्या है? माउस इज एन इनपुट डिवाइस which is used to draw any diagram or select any file folder software on the computer screen। यानी कि ये जो आपका माउस है ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए या फिर किसी भी फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में। एंड व्हेन वी यूज माउस एन एरो मूव्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, दिस एरो इज नोन एज माउस पॉइंटर। एंड जब हम माउस को यूज करते हैं तो एक एरो कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करता है और ये जो एरो होता है हमारा इसको हम कहते हैं माउस पॉइंटर। एंड इट हैज टू बटन्स, वन ऑफ देम कॉल्ड राइट बटन एंड अदर वन कॉल्ड लेफ्ट बटन। एंड ये जो आपका माउस होता है इसमें दो बटन्स होती हैं। जो लेफ्ट साइड में होता है उसको लेफ्ट बटन कहते हैं, जो राइट साइड में होता है उसको राइट बटन कहते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनिंग इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट इट्स इमेज इन द कंप्यूटर। तो बेसिकली स्कैनिंग एक प्रोसेस होता है जिसका यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी इमेज को कंप्यूटर के अंदर क्रिएट करना, जो कि हमारा स्कैनर के माध्यम से होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैनर क्या होता है। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनर, और आपके कई तरीके के स्कैनर्स होते हैं। बहुत इजी है। फिर इसके बाद अगला इनपुट डिवाइस है कैमरा। कैमरा इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू कैप्चर एनी सीन और डिस्प्ले इनटू एन इमेज। एंड कैमरा जो है इसका यूज किया जाता है किसी भी सीन को कैप्चर करने के लिए और उसकी एक इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। फिर इसके बाद अगला इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूज टू प्ले गेम्स ओनली। एंड जॉयस्टिक का यूज किया जाता है केवल गेम्स को खेलने के लिए। तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। तो आई होप आपको इनपुट डिवाइसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर, यानी कि जो डेटा कंप्यूटर के द्वारा हमको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, दिस डेटा इज नोन एज आउटपुट। इसी डेटा को हम जो है आउटपुट कहते हैं। एंड वी नीड सम डिवाइसेस टू रिट्राइव दैट डेटा। और हमको जो है कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता होती है उस डेटा को रिट्राइव करने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए। एंड दोज डिवाइसेस आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। और उन्हीं डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, एटसेट्रा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमने यहाँ पर कार लिखा था, अब ये हमको फाइंड करना है कि कार क्या होता है। तो मैंने क्या किया, एंटर की को प्रेस किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारा आउटपुट हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। एंड ये जो आउटपुट है इसको हम कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, यानी कि हम इसको कैसे देख पा रहे हैं, ये जो हमारा मॉनिटर है, स्क्रीन है जो, इसके माध्यम से। तो ये जो हमारा मॉनिटर है मैं इसको टच भी कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा आउटपुट डिवाइस। तो बहुत ईजी है, आपको जो है आउटपुट डिवाइस भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। एंड जैसे कि प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, इसी तरह और भी होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है दैट डिस्प्ले पिक्चर ऑन इट्स स्क्रीन, जो कि अपनी स्क्रीन पर पिक्चर को डिस्प्ले करता है। द कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड ऑफ टाइनी डॉट्स। एंड ये जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है ये बहुत सारे टाइनी डॉट्स की बनी होती है, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनकी। एंड दीज टाइनी डॉट्स आर नोन एज पिक्सल्स। और इन्हीं टाइनी डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। एंड कंप्यूटर मॉनिटर इज डिफरेंट टाइप्स। एंड आपके जो मॉनिटर्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि मोनोक्रोम, एलसीडी, एलईडी। एंड मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडीयू, यानी कि
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉनिटर क्या होता है। फिर हमारा अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। Printer is an output device which is used to print any text or image on a paper। तो आपका ये जो प्रिंटर होता है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है और इसका यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को और इमेज को एक पेपर पर प्रिंट करने के लिए। एंड व्हेन द टेक्स्ट एंड इमेज फाइल इज प्रिंटेड दिस कॉपी इज नोन एज हार्ड कॉपी। तो देखिए जब भी वो टेक्स्ट और इमेज प्रिंट होकर पेपर पर आ जाती है तो उस पेपर को हम जो है हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे कि ये जो हमारे नोट्स हैं आप देख लीजिए, ये अभी क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी है। हम इसको देख सकते हैं बट हाथ में लेके टच नहीं कर सकते, इसीलिए ये सॉफ्ट कॉपी है। जब हम इसको यहाँ पर क्लिक करके और प्रिंट दे देंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ में वो पेजेस होंगे जिन पर ये डेटा लिखा होगा, तो उन्हीं पेजेस को हम जो है हार्ड कॉपी कहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हार्ड कॉपी क्या होता है। फिर अगला है हमारा स्पीकर। स्पीकर आर यूज टू प्ले साउंड्स। स्पीकर्स का यूज किया जाता है साउंड्स को प्ले करने के लिए एंड दे कैन बी कनेक्टेड विद केबल्स। और आपके जो स्पीकर्स होते हैं उनको केबल्स के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है एंड स्पीकर्स अलाउ यू टू लिसन टू द म्यूजिक एंड हियर साउंड इफेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। एंड स्पीकर्स के माध्यम से कंप्यूटर का जो साउंड है आप उसको सुन सकते हैं। एंड बेसिकली आप सभी को पता है कि स्पीकर्स क्या होते हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उनके जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे के जाने हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा जो कीबोर्ड है वो आपका आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है, ये आपको नीचे बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारा प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। एंड यही हमारा आज का वीडियो है। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और यदि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को देखेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड विच मीन्स दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं जिनके पास जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वर्ल्ड में, यानी कि ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो द फिजिकल पार्ट विच यू कैन सी और टच आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर्स। तो उन्हीं पार्ट्स को जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, रैम एटसेट्रा। बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हुआ, आप इसको टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसी तरह कीबोर्ड हुआ, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। इसी तरह रैम हुआ, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स को आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उन्हीं को हम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड देखिए मेनली देयर आर फोर टाइप ऑफ हार्डवेयर इन कंप्यूटर। और कंप्यूटर में मुख्यतः चार प्रकार के आपके हार्डवेयर होते हैं जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप है इनपुट हार्डवेयर। ये क्या होता है? बाय द हेल्प ऑफ इनपुट हार्डवेयर वी कैन सेंड द डेटा टू प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग। यानी कि इनपुट हार्डवेयर की मदद से हम जो है डेटा को भेज सकते हैं प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग के लिए। एंड आपके इनपुट हार्डवेयर कौन से होते हैं? कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनर इत्यादि। ये सभी आपके जो है इनपुट हार्डवेयर होते हैं। तो बहुत इजी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपको इसको रिलेट करके बता देता हूँ
जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, यदि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनपुट क्या होता है। जो रॉ डेटा होता है, उसी को हम इनपुट कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। जिन डिवाइसेस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जिनके माध्यम से हम जो है रॉ डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उन्हीं को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उन सभी को इनपुट हार्डवेयर कहा जाता है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनपुट हार्डवेयर क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसी तरह है हमारा आउटपुट हार्डवेयर। बाय द हेल्प ऑफ आउटपुट हार्डवेयर, वी कैन गेट डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी कि आउटपुट हार्डवेयर के माध्यम से हम जो है उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन हुई, प्रिंटर हुआ, ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके जो है आउटपुट हार्डवेयर्स हैं। एंड में आपके लिए इसको भी रिलेट कर देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा मेन रिजल्ट होता है, उसी को हम जो है आउटपुट कहते हैं। और जिसके माध्यम से वो रिजल्ट हमको दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन या फिर प्रिंटर, इन सभी को हम जो है आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और जिन आउटपुट डिवाइसेस को हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उन्हीं को हम जो है आउटपुट हार्डवेयर कहते हैं। तो बहुत ईजी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका प्रोसेसिंग एंड मेमोरी हार्डवेयर्स। तो ये क्या होते हैं? जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर रैम हो गई, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों ही आपके क्या हैं? ये दोनों ही आपके प्रोसेसिंग एंड मेमोरी हार्डवेयर हैं, बिकॉज हम इनको टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर्स। ये क्या होते हैं? जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गया, इनको हम जो है सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर कहते हैं, बिकॉज इनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो ये तो जो है हमारा हार्डवेयर के बारे में था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। ये भी बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम which has no physical existence in the world, which means that can't be touched, only seen। तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के वो पार्ट जिनके पास वर्ल्ड में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि जिनको हम जो टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, तो उन्हीं को जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि नोटपैड हो गया आपका, गेम्स हो गए, टीवी चैनल हो गए, इनको हम जो टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे? ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। एंड में आपको बता दूं, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? देखिए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि डॉस, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स एटसेट्रा, ये सभी आपके जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और वहीं ये जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, क्रोम ब्राउज़र, इस तरीके के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको सच में ये वीडियो समझ में आया है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे के जाने हैं, जिससे कि हम ये समझ सकें कि आपको हमारा ये वीडियो कितना समझ में आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको जो है एक इनपुट हार्डवेयर का एग्जाम्पल लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आपको एक आउटपुट हार्डवेयर का एग्जाम्पल लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन है, आपको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लिखना है। और चौथा क्वेश्चन है, आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लिखना है। तो ये आपके चार क्वेश्चन हैं, इनके जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे के जाने हैं। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, एंड इसमें हम देखेंगे
प्राइमरी मेमोरी डिवाइस एंड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, the devices those are used to store the data in its memory. These devices are known as memory storage devices। यानी कि वो डिवाइसेस जिनका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, उन्हीं डिवाइसेस को मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप, और ये जो है दो तरह के होते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें से सबसे पहले है आपका प्राइमरी मेमोरी डिवाइस। तो चलिए इसको देखते हैं। ये भी आपके दो तरह का होता है, रैम एंड रोम। तो ये है आपका प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस। एंड इसमें सबसे पहले है रैम। तो ये क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो है रैम की फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी विच मीन्स it hold the data until it gets electricity. If electricity cut off, the data will lose। यानी कि ये जो रैम है ये वोलाटाइल मेमोरी है। एंड इसका मतलब है कि ये डेटा को बहुत कम समय के लिए अपने पास रखता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ये जो है उस डेटा को लूज कर देता है, यानी कि खो देता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप जो है MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं और आपने जो है इसके अंदर कुछ प्रेजेंटेशन को बनाया है बहुत मेहनत करके 1-1.5 घंटे में, और ये काम आप जो है डेस्कटॉप के ऊपर कर रहे हैं, और सडनली क्या होता है आपके यहाँ की जो लाइट है वो चली जाती है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा, और कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो आपने जो भी काम किया है MS वर्ड में या फिर जिस भी प्रोग्राम में, वो जो है चला जाएगा। तो जाने से पहले ये जो डेटा सेव था ये आपका रैम के अंदर सेव था, इसीलिए लाइट के जाने के बाद ये जो डेटा है ये भी चला गया। तो ये आपका रैम होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रैम के अंदर कितनी देर तक डेटा स्टोर होता है। इसके बाद है आपका रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। यानी कि ये जो है रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एंड वी कैन ओनली रीड द डेटा। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच मीन्स इफ इट गेट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, डेटा विल स्टोर इन द कंप्यूटर। एंड ये जो रोम है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी मिले या ना मिले, बट इसके अंदर जो डेटा है वो आपका सेव ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो बटन है पावर बटन, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लॉक, स्लिप, शट डाउन, रीस्टार्ट। ये भी एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर के अंदर फिट है, कि अगर कोई यहाँ पर क्लिक करता है तो आपको कंप्यूटर को लॉक कर देना है, यहाँ पर क्लिक करता है तो कंप्यूटर को शट डाउन कर देना है। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन सेव है ये कहाँ पर सेव है? ये सेव है इसकी रोम के अंदर। ये जो रोम है यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, आप चाहें अपने कंप्यूटर को कितनी भी बार बंद करके चालू कर दीजिए, 1 से 1000 बार, बट तब भी लॉक पर क्लिक करने पर लॉक होगा, शट डाउन पर क्लिक करने पर शट डाउन होगा, एंड रीस्टार्ट पर क्लिक करने पर रीस्टार्ट होगा। तो ये वाला जो डेटा है ये रोम के अंदर सेव है, इसीलिए ये परमानेंट डेटा है। एंड इसको इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आए या इलेक्ट्रिसिटी जाए। तो बहुत ईजी है, आपको रैम एंड रोम समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, जो कि है डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। यानी कि आपका जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, एंड यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एंड ये जो होते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, इनका यूज किया जाता है डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। एंड ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए, जैसे कि FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, एंड PD पेन ड्राइव। तो ये जो पेन ड्राइव है ये तो बेसिकली आप सभी ने इसका यूज किया होगा।
तो यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको सच में हमारा ये वीडियो समझ में आया है तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उनके जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे के जाने हैं, जिससे कि हम पता लगा सकें कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो रैम है इसकी फुल फॉर्म क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये जो सीडी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है कि टेम्पररी किस में डेटा सेव होता है, रैम में या रोम में। और चौथा क्वेश्चन है कि परमानेंटली डेटा किस में सेव होता है, रैम में या रोम में। एंड यही हमारा आज का वीडियो है। पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। और अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आता है और समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेमोरी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। एंड ये जो है वन बाइनरी डिजिट के बराबर होती है। फिर है आपका 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। तो ये जो है 4 बिट्स आपकी मिलकर एक निबल बनाती हैं। एंड 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती हैं। और इसी तरह 1024 बाइट्स मिलकर एक केबी बनाती हैं, यानी कि किलोबाइट। और इसी तरह 1024 केबी मिलकर एक एमबी बनाती हैं, यानी कि मेगाबाइट। और इसी तरह 1024 एमबी मिलकर एक जीबी बनाती हैं, यानी कि गीगाबाइट। एंड 1024 जीबी मिलकर एक टीबी बनाती हैं, यानी कि टेराबाइट। और 1024 टीबी मिलकर एक पीबी बनाती हैं, यानी कि पेटाबाइट। और 1024 पीबी मिलकर एक ईबी बनाती हैं, यानी कि हेक्साबाइट। और 1024 ईबी मिलकर एक जेड बी बनाती हैं, यानी कि जेट्टाबाइट। और 1024 जेड बी मिलकर एक वाई बी बनाती हैं, यानी कि योट्टाबाइट। और 1024 वाई बी मिलकर एक ब्रोंटोबाइट बनाती हैं। और 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर एक जियोबाइट बनाती हैं। एंड ये जो है यहाँ पर हमने लिख के रखा है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी एंड जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। यानी कि ये जो बिट है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी मेजरमेंट यूनिट है। और ये जो है जियोबाइट ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेजरमेंट यूनिट है। एंड यही हमारा आज का वीडियो है। यदि आपको समझ आया हो तो यहाँ पर मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इनके जो आंसर हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता जाइए, जिससे कि हम समझ सकें कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी मेजरमेंट यूनिट क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो जेड बी है उसकी फुल फॉर्म क्या है। एंड यही हमारा वीडियो है। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यानी कि पहले हम देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज नंबर सिस्टम अक्सर आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर आपके प्राइवेट एग्ज़ाम्स हो। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। कंप्यूटर इज टोटली बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम्स एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह नंबर सिस्टम पर बेस है। एंड देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स। और जो है 4 प्रकार के आपके नंबर सिस्टम है। जैसे कि सबसे पहले है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम,
ये क्या है? देयर आर टू डिजिट्स 0 एंड 1, सो द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। यानी कि ये जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें दो डिजिट होती हैं, एक है आपकी 0 और दूसरा है 1। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है आपका 2। एंड एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बाइनरी नंबर कुछ ऐसा होता है, ये देख लीजिए। वैसे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बट यदि आप इसमें गौर से देखेंगे तो दो ही डिजिट हैं, एक है आपका 1 और दूसरा है 0। ठीक, इसीलिए इसका ये जो बेस है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो बहुत ईजी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए, देयर आर 10 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम में ये 10 डिजिट होती हैं, 0 to 9। सो द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो है आपका 10। एंड यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये लिख रहा है 2091। तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि ये जितनी भी डिजिट्स हैं सब डेसिमल नंबर के अंदर ही हैं। इसीलिए इसका जो बेस है वो है आपका 10। फिर इसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम। देयर आर 8 डिजिट्स। ये 0 to 7 8 डिजिट होती हैं आपकी ऑक्टल नंबर सिस्टम में। सो द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो आपका 8 है। एंड यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए, जैसे कि 00500। तो ये जो आपका ऑक्टल नंबर हो गया, इसीलिए इसका बेस 8 है। इसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देयर आर 16 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल 16 डिजिट होती हैं, 0 to 9 ये तो 10 डिजिट हो गई। देन 11 की जगह पर ए, 12 की जगह पर बी, 13 की जगह पर सी, 14 की जगह पर डी, 15 की जगह ई एंड 16 की जगह एफ। इसीलिए जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है वो है आपका 16। एंड यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। और अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है और ये जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम और हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं। यानी कि पहले हम देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिख कर रखा है, बाइनरी टू डेसिमल। एंड आप देख लीजिए, आपको जो है इस नंबर को कन्वर्ट करना है। एंड ये नंबर हमारा बाइनरी कैसे है, बिकॉज इसमें दो ही डिजिट हैं, एक है हमारी 1 और दूसरी है 0। एंड इसको हमको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बिकॉज यहाँ पर 10 लिखा हुआ है नीचे और यहाँ पर भी डेसिमल है, इसीलिए इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बाइनरी नंबर है इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं उनको गिनेंगे। जैसे कि मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट हैं। गिनने के बाद आपको जो है उतनी ही डिजिट्स की एक टेबल बना लेनी है, जैसे कि मैंने 6 डिजिट्स की ये टेबल बना ली है। बनाने के बाद आपको सिंपली इस बाइनरी नंबर को नीचे वाली रो में लिख देना है। तो मैं जो है इसको लिख देता हूँ, ये वाला जो 1 है इसको मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा। इसके बाद ये जो 0 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा। इसी तरह ये जो 4 टाइम 1 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा। देन 1 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आप देख सकते हैं मैंने जो है बाइनरी नंबर को नीचे वाली रो में लिख दिया है। इसी तरह आपको भी लिख देना है। एंड इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप जो है कन्वर्जन कर पाएंगे। इतना करने के बाद आपको सिंपली इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देना है। तो इसको कैसे लगाना है, ये वाली जो डिजिट है इसको आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ 1। इसी तरह इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। इसी तरह इसको यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ 4। इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8। इसी तरह इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 और इसी तरह यहाँ पर 32। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जिन डिजिट्स के नीचे 1 है उन सभी को ऐड कर लेना है। तो हम जो है 32 को ऐड करेंगे, इसी तरह 16 को
8 को भी, 4 को भी, बट 2 को ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इसके नीचे 0 है, और इसी तरह 1 को भी। तो देखिए 32 और 16 ये हो गया आपका 48, एंड 8 ये हो गया आपका 56, एंड 4 ये हो गया 60, और 1 ये हो गया 61। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 61, एंड यही हमारा आंसर होगा 61। तो बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा ये जो है बाइनरी टू ऑक्टल, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने ये एक और स्लाइड बना के रखी है, आप देख लीजिए। बाइनरी टू ऑक्टल, एंड ये नंबर हमारा बाइनरी क्यों है, बिकॉज इसमें दो ही डिजिट हैं, एक 1 और दूसरी 0। एंड ये हमारा ऑक्टल क्यों है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ है, इसीलिए। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, उसी तरह बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है। बट ये जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ 3 ही डिजिट होती हैं, इसीलिए इसको हम जो है पेयर बना के यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 डिजिट है, एंड मैंने यहाँ पर 3 डिजिट्स के 2 पेयर बना लिए हैं। इसी तरह आपको भी बना लेने हैं। इसके बाद ये जो नंबर्स हैं इनको नीचे वाली रो में लिख देना है। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ, इस 1 को मैंने यहाँ पर लिखा, इस वाले 0 को मैंने यहाँ पर लिखा, देन ये जो 4 टाइम्स 1 है इसको मैंने यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर लिखा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो फॉर्मूला है इसको इसमें ऐड करेंगे। तो इसके लिए इस वाले 1 को हमको यहाँ पर लिख देना है, इस वाले 2 को हमको यहाँ पर लिख देना है, और इस वाले 4 को हमको यहाँ पर लिख देना है। एंड अब आप देख सकते हैं हमारा ये वाला जो पेयर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है इसी तरह इस वाले पेयर को कंप्लीट करेंगे। तो सिंपली इस फॉर्मूले को यहाँ पर भी लगा देते हैं। इस वाले 1 को मैंने जो है यहाँ पर लिखा, इस वाले 2 को मैंने यहाँ पर लिखा, और इस वाले 4 को मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 2 पेयर हैं इनको सिंपली सेपरेट कर देंगे। सेपरेट इन द सेंस, ये जो इधर की 3 डिजिट्स हैं इनको इस तरफ रखेंगे, और ये जो 3 डिजिट्स हैं इनको इस तरफ रखेंगे। इसके बाद जो हमने पहले किया था, यानी कि जिनके नीचे 1 है उन डिजिट्स को ऐड करेंगे, और जिनके नीचे 0 है उन डिजिट्स को छोड़ देंगे। तो सिंपली 4 को ऐड कर लेते हैं, 2 को ऐड कर लेते हैं, 1 को ऐड कर लेते हैं, एंड इस वाले 4 को भी ऐड कर लेते हैं, और इस वाले 1 को भी। तो देखिए 4 एंड 2 ये हो गया आपका 6, 6 एंड 1 ये हो गया 7। तो सिंपली यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। 7 लिखने के बाद इस साइड की जो डिजिट्स हैं इनको ऐड करेंगे, जैसे कि 4 एंड 2 को तो हम जो ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इसके नीचे 0 है, देन 1, तो ये हो गया आपका 5। तो सिंपली यहाँ पर हम जो है 5 को लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पहले की तरह इन सभी को काउंट नहीं करना है, बल्कि हमको इसको 2 पेयर्स में डिवाइड कर लेना है, और जो हमारे लेफ्ट साइड के पेयर्स का सम है उनको लेफ्ट साइड में लिखना है, और जो हमारे राइट साइड के पेयर्स का सम है उनको हमको राइट साइड में लिखना है। तो यही जो है हमारा आंसर है बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने का। बहुत ईजी है। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हमने एक और स्लाइड बना के रखी है जिसमें हम जो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। बट इसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है 10 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप इसमें एक 0 को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है 100 हो जाएगा, एंड इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। बट वहीं मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 0 को इसके राइट साइड में ऐड ना करके आपको इसको लेफ्ट साइड की तरफ ऐड करना है, तब क्या होगा, क्या ये तब भी 100 हो जाएगा? नहीं। तो मैं बेसिकली आपको यही बताना चाहता था कि यदि हम 0 को किसी डिजिट के राइट साइड में रखते हैं तो उस डिजिट की वैल्यू चेंज हो जाती है, बट वहीं अगर हम 0 को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, और उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आई होप
ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यहाँ पर हम जो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे। ये नंबर हमारा बाइनरी क्यों है? बिकॉज इसमें 2 ही डिजिट हैं एंड इसका बेस भी 2 है। एंड ये हमारा हेक्साडेसिमल क्यों होगा? क्योंकि इसका जो बेस है वो 16 है। एंड जिस तरह हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला था, उसी तरह बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले हमारे पास जो है फॉर्मूले में 3 डिजिट्स थी, इसीलिए हमने जो है यहाँ पर 3 डिजिट्स के पेयर बनाए थे। बट अब हमारे पास जो है यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 डिजिट्स के 2 पेयर बनाएंगे। तो देखिए, टोटल इसमें 6 डिजिट्स हैं, जिसमें से ये जो 4 डिजिट है इनका तो हमारा एक पेयर बन गया, बट वहीं इसमें 2 डिजिट बच रही हैं लास्ट में, तो इनका पेयर नहीं बन सकता था। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2 जीरो को एक्स्ट्रा ले लिया, जिससे कि इस नंबर की वैल्यू में भी चेंज ना आए और हमारे पास जो है टोटल 8 डिजिट्स हो जाएं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिजिट से जीरो लगाने से पहले उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है। तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन डिजिट्स को नीचे वाली रो में लिख देंगे। तो मैं जो लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो फॉर्मूला है इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो 1 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा, इसके बाद ये जो 2 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा, देन ये जो 4 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा, इसी तरह ये जो 8 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब आप देख सकते हैं हमारा जो राइट साइड का पेयर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में भी पेयर को कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला जो 1 है इसको मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा, इस वाले 2 को मैंने यहाँ पर लिखा, इसी तरह 4 को मैंने यहाँ पर लिखा और 8 को मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद अब हम जो है सिंपली उन डिजिट्स को जोड़ लेंगे जिनके नीचे 1 है। तो पहले तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। ये हमारा जो है अलग अलग होना चाहिए, ये वाला इतना अलग और इतना अलग। तो देखिए 8 के नीचे 0 है, तो इसको तो हम जो है काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह 4 के नीचे भी 0 है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। बट ये जो 2 है इसके नीचे 1 है, तो इसको काउंट करेंगे। इसी तरह इस 1 को भी काउंट करेंगे और ये जो 8 है इसको भी काउंट करेंगे, 4 को भी काउंट करेंगे, बट ये जो 2 है इसको काउंट नहीं करेंगे। एंड सबसे लास्ट में ये जो 1 है इसको भी काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका 2 एंड 1 3 हो गया। तो मैं 3 को सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने जो है यहाँ पर 3 लिखा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपली राइट साइड वाले पेयर को काउंट करेंगे। जैसे कि 8, इसके नीचे 1 है इसको भी काउंट करेंगे 4, ये हो गया आपका 12, देन 1, तो ये हो गया आपका 13। तो यहाँ पर देखिए हम जो है डायरेक्ट 13 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे नोट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 की जगह पर हम क्या लिखते हैं। तो देखिए 0 to 9, ये यहाँ पर कितने डिजिट हो गए, 10। तो 11 की जगह पर हम जो ए लिखेंगे, 12 की जगह पर बी लिखेंगे और 13 की जगह पर हम जो है सी लिखेंगे। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर सी लिख देता हूँ, 3C। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देके जाने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। और चौथा क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है फुल फॉर्म इन कंप्यूटर। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स की जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ये हमारा आज का टॉपिक है फुल फॉर्म इन कंप्यूटर। देयर आर मैनी फुल फॉर्म इन कंप्यूटर विच आर एज फॉलो। यानी कि कंप्यूटर के अंदर कई सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है
उनको हमने यहाँ पर लिख कर रखा है। तो सबसे पहले है CPU, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है आपका ईमेल, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड एक और होता है जो कि आपका होता है जीमेल। जीमेल की फुल फॉर्म होती है गूगल मेल। एंड फिर है आपका गिफ, इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। एंड दैट्स ऑल। चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं और देखते हैं अगली फुल फॉर्म को, जो कि है GPU, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। फिर अगली फुल फॉर्म है GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर है आपकी HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर है आपकी JPG, यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर है आपकी PDF, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर है आपकी PNG, यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। फिर है आपकी PXL, यानी कि पिक्सेल। फिर है आपकी RAM, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है आपकी RGB, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। फिर है आपकी रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। फिर है सिम, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर है आपकी URL, यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। फिर है आपकी USB, यानी कि यूनिवर्सल सीरीज बस। फिर है आपकी वायरस, यानी कि विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप ये सभी फुल फॉर्म आपको पता चल गई होंगी। और यदि आपको इन फुल फॉर्म में से कुछ फुल फॉर्म पहले से ही पता थी, तो आप उनको हमको कमेंट में बताइए कि आपको कौन कौन सी फुल फॉर्म पहले से पता थी। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को। एंड ये जो क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, ये सभी इन्हीं टॉपिक से होंगे जिनको हम जो है अपनी सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आपने हमारी सीरीज को फॉलो किया है और इन सभी टॉपिक्स को पूरा देखा है, तब आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि हम आपको जो है उनके आंसर्स भी बताएंगे, बट वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले आपको जो है उन क्वेश्चंस को खुद करके देखना है और देखना है कि आपको कितने आंसर्स आते हैं। इसीलिए ये जो क्वेश्चंस हैं, हमने इनको MCQ बेस रखा है, जिससे कि आप जल्दी से कर पाएं। एंड यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी उसी सिलेबस में से हैं जिसको हमने आपको पढ़ाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के फादर कौन है। आपको पता होगी यदि आपने सीरीज को फॉलो किया होगा तो। एंड ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आया है, जैसे कि SSC CGL 2015, UPSSC 2016। तो इस वीडियो में आपको इसी तरीके के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको करके देखने हैं। जैसे कि दूसरा देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, ये भी आपको बताना है। देन आपको सेकंड जनरेशन की जो टाइमिंग ड्यूरेशन थी, वो आपको बतानी है। एंड ये देखिए गवर्नमेंट एग्जाम में भी आया है, और आपने हमारी वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। इसी तरह जो थर्ड जनरेशन की टाइमिंग थी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। एंड ये भी देख लीजिए 2018 में आया है। बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं, ये सभी 100% फ्री हैं। आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड दैट्स ऑल। एंड ये जो पांचवा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था।
एंड ये भी कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। ये सभी आपको करके देखने हैं और टिक लगाना है और फिर बाद में चेक करना है कि आपने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। और सभी बहुत ईजी हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सभी इम्पोर्टेंट भी हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको जरूरी करके देखने हैं, कभी भी आपके काम में आ सकते हैं। और ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चंस हैं। एंड अब मैं जो है इनके आंसर्स आपको नीचे बताने वाला हूँ। बट मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि आपने खुद से करके नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपके लिए फ्यूचर में मददगार साबित हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। अब मैं जो है आंसर्स को दिखाने वाला हूँ, तो ये देख लीजिए आप, ये इनके आंसर्स हैं। अब आप मैच कर लीजिए कि आपने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।